नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस मंच के ज़रिए लगातार हमारी कोशिश है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा के हाल को आप तक पहुंचाना, उन हर तबके के लोगों के ज़ुबान को समझना जो लोग अपने मंच के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो ये कि लोग हर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। और आईपा एक ऐसा मंच लेकर आया है जो हम हर किसी को समझाने के लिए मौका देते हैं। और इसी कड़ी में हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज उत्तरी विधानसभा में, और हमारे साथ कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पीछे जो ये पार्क आप देख रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक पार्क है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क यही वो पार्क है कि आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद जब चारों तरफ से घिर गए थे तो यहीं पेड़ के नीचे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, और यहाँ पर उनका एक बड़ा सा स्मारक भी बना हुआ है। और हम आज इसी ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं और यहाँ जनता की मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। यानी आम जनता की मिजाज तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन ख़ास लोग भी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, और वो सब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताएं। मैं अमरेंद्र नाथ सिंह सीनियर एडवोकेट हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा, और यही हमारी जन्मस्थली है प्रयागराज तीर्थराज जो है। और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने जनता की बात सुनने का एक मुहिम चलाया है। आपको साधुवाद। धन्यवाद। अब सर ये बताएं कि सबके मन में अलग अलग पीड़ाएं हैं, कोई ना कोई शिकायत है, चाहे वो विकास को लेकर हो या जातिवाद को लेकर हो, धर्म को लेकर हो। चुनाव का समय आ गया है, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, विधायक हो या फिर पार्टी के लोग हो, सब आपको रिझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रयागराज की समस्याएं क्या है जो अब तक किसी की निगाहें उस पर नहीं पड़ी है? प्रयागराज की समस्याओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो वह देश की समस्याओं में आता है। यह नगर किसी से अलग नहीं है, यहाँ के लोग किसी से अलग नहीं हैं। तीर्थराज है, धर्म, न्याय और शिक्षा का उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट और त्रिवेणी संगम विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब पूरे उत्तर भारत का बच्चा प्रयागराज में आकर के शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता है, अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करता है। पूरे उत्तर प्रदेश का वादकारी जो पीड़ित है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है न्याय पाने के लिए। और संगम तीर्थ पे जो प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है, पहले माघ मेला कहा जाता था, वहाँ पे लोग अपनी आस्था के अनुसार विश्व भर से आते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, आस्था और भगवान से अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इलाहाबाद में पिछले 30 वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा, और यहाँ तक बिगड़ा कि यहाँ एक सिटिंग विधायक की भी हत्या हुई थी, राजू पाल की, और भी बड़े बड़े कांड हुए। एक और जवाहर पंडित की हत्या हुई थी, वह भी विधायक रहे थे। तो जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं था तो ये बातें यहाँ पे हुई, अतिक्रमण की समस्याएं हुई, रोजी रोटी की एक महत्वपूर्ण समस्या पैदा हुई। इलाहाबाद के नैनी जो औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, वह इस समय मृत हैं। वहाँ पे रोजगार नहीं है, काम नहीं हो रहा है। और जो कुछ भी इधर 7-8 वर्षों में एक नई सरकार आई जो उसने प्रयास किया चीज़ों को ठीक करने का, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मैं निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूँ कि यह स्वाभाविक है कि कोई भी बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने में टाइम लगता है। दुर्भाग्य यह रहा कि वर्तमान में इस देश की बढ़ती हुई आबादी, दूसरा ये जो कोरोना आया, इसने अर्थव्यवस्था और रोजगार पे बहुत बड़ा आघात किया। नौकरी ही नहीं, हर रोजी रोटी कमाने वाला प्रभावित हुआ, लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खोया। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश का जो विकास अपेक्षित था, जिस सपने से लोग आगे बढ़े थे वर्तमान सरकार,
जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करी। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक नहीं रहेगा तो प्रदेश में बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ आप ये बताइए बहुत कम शब्दों में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आपको उम्मीदें थी, या फिर बिजनेस को लेकर, या आप कह सकते रोज़गार को लेकर, उन सब चीज़ों में क्या प्रदेश आगे बढ़ रहा है? मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से बढ़ रहा है, और इसके बहुत से उदाहरण हैं कि चाइना में जो मोबाइल के प्लांट लगे थे और कोलंबो में भारत की ही एक बेटी है जो एप्पल में वाइस प्रेसिडेंट है, उसने प्रयास करके वह दोनों प्लांट भारत के नोएडा में शिफ्ट कराए योगी जी के प्रयास से। देखिए, प्रयास करने में और काम करने में कोई उनका सानी नहीं है। कोरोना काल में भी हर मेडिकल कॉलेज में जब लोग निकल नहीं रहे थे, प्रतिबंध थे, लोग बंद थे, तो वो घर एक एक बिस्तर पे जाके मरीजों का हाल लिए। इस पहलू को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब कोरोना आया तो उसने बड़ा भारी आर्थिक आघात भी किया, सारी व्यवस्था ही ठप हो गई। अमेरिका और इंग्लैंड में यहाँ से ज़्यादा मौतें हुई, लोग सड़क पे वहाँ मरे हैं। तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, न जस्टिफाई कर रहा हूँ। ऑक्सीजन की कमी दुनिया भर में थी, उसको उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। विपक्ष ने आवाज़ उठाई, उनका दायित्व था। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, इलाहाबाद में एक नई यूनिट ही अलग खड़ी कर दी गई। कोविड से पूरा एक अस्पताल बना दिया गया स्वरूप रानी के अंदर ही कैंपस में। प्रयास हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अपेक्षित था, उस कोरोना ने उस पर एक बड़ी बाधा खड़ी करी। मैं समझता हूँ कि इसको भी प्रदेश सरकार अपना जो उनका मिशन है सबका साथ सबका विकास, उसको, और ये जो हमारे यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बंद हैं जिनको उन्होंने शुरू करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन अभी तो सफलता दूर है। उम्मीद है कि यह सरकार हमारे औद्योगिक जो यहाँ के आस्थान हैं महत्वपूर्ण, उनको चलाएगी, तो उससे एक बार पुनः रोजगार पैदा होंगे और लोगों को इलाहाबाद की छवि बढ़ेगी। एक मैं बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में प्रयागराज में महत्वपूर्ण कार्यालयों को हटाने का प्रयास हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को भी कम करने का प्रयास हुआ। उसमें मैं इलाहाबाद के छात्रों, शिक्षक संगठनों, व्यापारियों, हमारे अधिवक्ता भाइयों सबका साधुवाद करूंगा कि उन्होंने एकजुट होकर के इसकी अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसके महत्व और प्रभाव को कम नहीं किया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जाति और धर्म की बू आ रही है। आप देखते हैं हमेशा लोग विकास की बातें करते हैं, लेकिन वोट पोलराइजेशन पर मांगते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त अब हिंदुस्तान को ज़रूरत है एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की? निश्चित रूप से, अगर हम दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहते हैं या सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, एक स्वाभिमानी राष्ट्र चाहते हैं, तो जाति धर्म का कोई स्थान नहीं है। यह जो तुच्छ है, इसको विचार को त्यागना पड़ेगा, और नौजवान पीढ़ी को तो विशेष रूप से इसे तोड़ना पड़ेगा। आप अपना नाम बताएं। पवन कुमार गुप्ता सरमीर, मैं एनजीओ से हूँ। प्रशस्ति वेलफेयर सोसाइटी भारत सरकार की एक संस्था है जो आयकर से कर मुक्त है और 12AA प्राप्त है। मैं उसका सचिव हूँ, पवन कुमार गुप्ता समीर। मैं उत्तरी की बात करूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर वोट का प्रतिशत बहुत कम हुआ करता है, जबकि पूरे प्रयागराज में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग यही हैं। तो मैं उत्तरी की जनता से एक प्रशस्ति वेलफेयर सोसाइटी का सचिव होने के नाते एक अनुरोध करता हूं कि मतदान हमारा वह अधिकार है जो वर्षों के संघर्ष और कुर्बानी से हासिल हुआ है। उस अधिकार का उपयोग करिए, मतदान अवश्य करिए, सही व्यक्ति का चुनाव करिए और एक सुदृढ़ भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करिए। जी धन्यवाद। आपका नाम? जयप्रकाश राय, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय प्रयागराज। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये इसी लय में काम करती रहे, ताकि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से संगठित अपराध का समापन किया योगी जी ने, इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले समय में पुनः ये सरकार रिपीट करे, ताकि ये जो संगठित अपराधी किस्म के लोग हैं, इनका अपराध पुनः न पनप पाए। इससे देश के, प्रदेश की जनता जो है, जनमानस जो है, वो वाकई विशेष करके व्यापारी वर्ग और समाज में समाज सेवा करने वाले लोग, आरटीआई एक्टिविस्ट,
जो अपने को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसी भी गलत का तुरंत उठा रहे हैं, गलत चीज़ों की आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है। ये अब उठाने में आवाज़ किसी को कोई भय और डर नहीं रहा, क्योंकि तमाम माफियाओं से पूरा ये प्रदेश जो है संगठित अपराध के द्वारा कब्जे में आ गया था। और जिस प्रकार से योगी ने शक्ति का कदम दिखाते हुए और किसी की सुने भी नहीं, यहाँ तक कि तमाम प्रकार के दबाव भी उनके ऊपर पड़े, जैसा पेपर पत्रिकाओं के प्रकाशन से हम लोगों ने देखा। तो मैं तो योगी जी को बार बार साधुवाद देता हूँ कि प्रदेश की जनता को उन्होंने जिस एक सुकून का माहौल दिया है, इस प्रकार के माहौल को कायम रखने के लिए मैं चाहूँगा कि प्रदेश की जनता पुनः एक बार योगी जी को इस प्रतिष्ठान पे बैठाए और मुख्यमंत्री बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो दे भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरी ये तमन्ना है। आप अपना नाम बताइए। मैं मंजू पिट्रोला, भाजपा से सिविल लाइन्स मंडल में मैं मंत्री हूँ, मंत्री पद पे कार्य कर रही हूँ। योगी जी ने यूपी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत प्रगति उन्होंने करी यूपी की। जैसा यूपी का पहले ये था, नाम था कि बहुत पिछड़ा हुआ है, काफ़ी उन्होंने उसके लिए काम किया। मैं सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जितने भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज हैं उनके ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए ताकि वो अभिभावकों से मनचाहा फीस वगैरह ना वसूल सकें। और सरकारी संस्थान जितने भी हैं, शैक्षिक संस्थान, उनके पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, वो चाहते हुए भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएंगे तो हो सकता है जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं वो वहाँ पर एडमिशन ले सकें और अपने शैक्षिक विकास वो कर सकें। बस मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ। तो कुल मिलाकर आपने सबकी राय जान ली। आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बातें भी लिखें। धन्यवाद।